नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित विषय का चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, धीरे धीरे करके हम सारे चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज शुरू करते हैं वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम कक्षा 9 में पढ़ी हुई कुछ डेफिनेशंस का रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ डेफिनेशंस। दोस्तों, प्राकृत संख्याएं किन्हें कहते हैं? दोस्तों, एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर कहलाती है। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर, इसे W से डिनोट करते हैं और इसमें प्राकृत संख्याओं में जीरो जोड़ दिया जाता है तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जीरो से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं। इसके बाद आती है पूर्णांक संख्याएं, जिन्हें Z से डिनोट किया जाता है। यह जीरो से लेकर पॉजिटिव साइड में भी अनंत तक चलती है और नेगेटिव साइड में भी माइनस इन्फिनिटी अनंत तक चलती है। इसके बाद आती है परिमेय संख्याएं। तो दोस्तों, परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके और जहां Q कभी भी जीरो नहीं होता। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं होती है जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। परिमेय संख्याओं को Q से डिनोट करते हैं और अपरिमेय संख्याओं को QC से डिनोट किया जाता है। इसके बाद आती है हमारी वास्तविक संख्याएं, जो हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़कर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। मतलब वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं सम्मिलित हो जाती हैं। तो वास्तविक संख्याएं होती है परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं, अर्थात परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याएं कहलाता है और इन्हें R से डिनोट करते हैं, अर्थात रियल नंबर्स। तो चलिए आगे हम कुछ नोट देखेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो चलिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण नोट देखते हैं। दोस्तों, सभी पूर्णांक संख्याएं जो होती है वह परिमेय संख्याएं होती है। इसके बाद आगे देखते हैं सभी दशमलव वाली संख्याएं होती है वह भी परिमेय संख्याएं होती है। तो दोस्तों, कैसे हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए 0.75, तो यह दशमलव वाली संख्या है। इसे हम 3/4 लिख सकते हैं। यह भी P/Q के रूप में है और जहाँ Q की वैल्यू 0 नहीं है तो यह एक परिमेय संख्या है। इसके बाद देखते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, आप कहेंगे यह कैसे हुआ कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, यह भी P/Q के रूप में है और यहाँ भी Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यह परिमेय संख्या हुई। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि पाई की असल वैल्यू 22/7 नहीं होती है। यह तो हमने कैलकुलेशन के लिए मान रखी है वैल्यू, इसलिए पाई याद रखना है हमें कि यह अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए आगे हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दोस्तों, बेसिकली यह कुछ नहीं बल्कि यह इतनी सी चीज है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यह तो हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं। तो बेसिकली यह यही चीज़ है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। चलिए एक उदाहरण भी देख लेते हैं। मान लीजिए 24 में 7 का भाग दिया, 3 बार गया, 21 और 3 बचा। तो यह हमारा हो गया A, यह हमारा हो गया B, यह हमारा हो गया Q यानी क्वोशेंट और यह हमारा हो गया R यानी रिमाइंडर। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू B इंटू Q प्लस R। तो दोस्तों, वेरीफाई भी कर ही लेते हैं यहीं। तो A क्या है हमारा 24,
बराबर 7 इंटू 3 प्लस 3, तो 7 तिया 21 प्लस 3 बराबर 24। तो यह हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सिद्ध हो गई है। चलिए हम इसकी किताबी भाषा भी देख लेते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए दो अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यह हमने जो प्रमेय देखा था वही प्रमेय का। और यहाँ पर एक कंडीशन है कि r कभी भी q से बड़ा या q के बराबर नहीं होगा, यानी r q से छोटा है और 0 के बराबर या 0 से बड़ा है हमेशा। तो दोस्तों चलिए आपको ये बात समझाते हैं। हम वही अपना एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 24 में 7 का भाग दिया, 3 21 और बचा 3। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर 3 की जगह हमने कहा कि आर क्यू के बराबर नहीं हो सकता। तो दोस्तों आर क्यू के बराबर रख के देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 7 है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 7 है, तो 7 यहाँ कब होगा? पहली बात तो यह होगी दोस्तों कि 7 बचेगा ही नहीं। और मान लीजिए यहाँ 7 है, तो देख लीजिए कि 7 में 7 का भाग तो जा सकता है, तो यहाँ पर एक बार और भाग जाता और यहाँ पर 0 बच जाता। तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वह कभी भी कोशेंट से बड़ा या कोशेंट के बराबर नहीं होगा। तो चलिए आगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक प्रयोग भी देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम HCF ज्ञात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से HCF ज्ञात करना सीखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम इसकी कार्यविधि समझेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए हमें 15 और 39 का HCF ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को इस प्रकार लगाएंगे कि 39 में 15 का भाग देंगे, 2 बार गया 30, 9 बचा। तो अब इस 9 को हम क्या करेंगे कि इस 9 का भाग 15 में वापस इस 15 को यहाँ लेकर भाग देंगे। तो यहाँ पर एक बार गया, 6 बचा। अब वापस हम क्या करेंगे, हम तब तक भाग देते रहेंगे तब तक जब तक कि यहाँ शेषफल 0 नहीं हो जाता। अब इस 6 का भाग हम 9 में देंगे, बचा 3। तो दोस्तों हम देखते हैं, हम इस 3 का भाग 6 में देते हैं, तो बचा 2, 2 बार गया 6 और 0। तो दोस्तों यहाँ पर 0 आ गया, मतलब कि ये जो 3 बचा वह सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मतलब 15 और 39 का HCF ये 3 आएगा। तो दोस्तों हम समझते हैं इसे इस डायग्राम द्वारा। तो दोस्तों सबसे पहले ये 15/39 का एक वर्ग है, तो हम 39 में 15 का भाग देते हैं, तो 2 बार भाग जाता है और बचा 9। तो यह बच गया 9, क्योंकि ये 15 30 और बचा ये 9 यूनिट का खाना बच गया। अब इस 9 का भाग हम 15 में देंगे, तो ये दोस्तों 15 का खाना है, इसमें 9 का भाग देंगे तो बचा, ये बच गया 6 यूनिट का खाना, और ये हमने भाग दिया था 9 यूनिट का। तो दोस्तों इस 6 यूनिट का खाने का भाग देंगे हम, ये जो है ये लेंथ 9 है, इस 9 लेंथ वाली खाने में हम 6 यूनिट के खाने का इसका भाग देंगे, तो हमारे पास आएगा 6 बार जाएगा और बचा एक 3 यूनिट का खाना। तो दोस्तों इस 3 यूनिट के खाने का भाग हम इस 6 यूनिट के खाने में देंगे, तो 2 बार जाएगा, तो यह बचेगा, ये तो 3 ही थे ना, तो ये 3 यूनिट का एक खाना बचेगा। तो यह हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो दोस्तों यह बेसिकली इसके पीछे एल्गोरिथम है।
आशा है कि आपको यह समझ आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन आंसर करेंगे।